Hello and welcome to online class. I am Shailen Chaudhary, Assistant Professor Botany. Today I will discuss the important topic nucleic acid and their structure. In the previous class, I will also discuss the component of the nucleic acid and their structure, like nucleoside, nucleotide, and their formation. So now proceed that without wasting time. In the case of the nucleic acid and their structure, I am presenting and represent what is the precursor, what is the function of the nucleic acid in the previous class. The function, if we explain that the function of the nucleic acid, first is the formation of energy currency like ATP, GDP, etc. तो इसमें मैंने डिस्कस किया था कि इसमें एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, जीडीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसको थोड़ा सा हम लोग आगे थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर कुछ लोग नहीं आए होंगे, तो इस स्ट्रक्चर में एक बार माइंड करते हुए फिर आगे प्रोसीड करते हैं. ठीक है, जैसे कि एटीपी के स्ट्रक्चर में या कोई भी अगर ये एनर्जी करेंसी की तरह काम कर रहा है न्यूक्लिक एसिड, तो इसका मतलब ये है कि इसमें वही सारे कंपोनेंट इन्वॉल्व हुए जैसा इसका कंपोजिशन होता है. ठीक है, पहले थोड़ा सा एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं. तो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है, जैसे कि हमने एक शुगर, पेंटोज शुगर जो राइबोज शुगर है, ठीक है, ये पेंटोज शुगर है और पेंटोज शुगर कैसा है, साइक्लिक फॉर्म में है. ठीक है, साइक्लिक फॉर्म स्ट्रक्चर है. और अगर हमें इसका केमिकल फॉर्मूला बनाए, केमिकल स्ट्रक्चर बनाए, ये इसका स्ट्रक्चर है. यहाँ नंबरिंग कर देते हैं, कार्बन नंबर 1 2 3 4 और ये है 5. ओके, CH2 प्लस. मैंने ये बताया था कि पहले जो ये पेंटोज शुगर है, इस पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 प्राइम से जो है क्या जुड़ते हैं, न्यूक्लिक एसिड जुड़ते हैं. सॉरी, जो बेस होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं, उसमें क्या होते हैं, ऐड होते हैं. कैसे ऐड होते हैं, थ्रू द बीटा 1,4 नाइट्रोजन बॉन्ड. ये बेस है. अब बेस कितने हैं, 4 टाइप के. चाहे आप देखें तो एडीन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और थाइमिन है. ऐसा ये स्ट्रक्चर है. जब ये ऐड होता है तो ये बीटा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो इसका शुगर है, पेंटोज शुगर के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो कहाँ पे, लोअर साइड. यहाँ पे ये बीटा कौन बनाता है, एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड. ठीक है, बीटा एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है. अब ये बीटा एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड अभी एंटी होता है या सिंक कन्फर्मेशन. जैसे आप किसी मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे तो उसका एक दो कन्फर्मेशन होगा, एक एंटी होगा और एक सिंक कन्फर्मेशन होगा. ये कैसे है, अगर आप पायरिडीन की बात करेंगे तो वो 6 मेंबर स्ट्रक्चर है. तो पायरिडीन 6 मेंबर स्ट्रक्चर होने की वजह से उसमें एंटी और सिंक का कोई कंसेप्ट नहीं होता है. लेकिन अगर पायरिडीन की बात करें जिसमें एडीन है और ग्वानिन है, तो उसमें एंटी स्ट्रक्चर बनेगा और उसमें सिंक स्ट्रक्चर बनेगा. अब उसमें कौन सा स्टेबल है ये डिपेंड करता है कि उसमें किस प्रकार का जो है स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा होता है. ठीक है, तो ये है इसके 5 प्राइम शुगर से जो है, यहाँ पे मान लीजिए इसका है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि HCl हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये H जब इसमें डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तो ये आगे किससे जुड़ जाएगा, फास्फेट से. ठीक है, ऐसा फास्फेट है, क्या हो गया, फास्फेट. अब ये फास्फेट जब जुड़ता है तो ये एक शुगर, अभी आपने इस स्ट्रक्चर को देखा, ये एक स्ट्रक्चर है, बेस है और शुगर, ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है. लेकिन जैसे इसमें एक फास्फेट ऐड होता है, वो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, अब ये कैसा न्यूक्लियोटाइड है, अगर इसमें जिस मान लीजिए यहाँ पे एडीन ऐड है तो यहाँ पे ये हो जाएगा एडेनोसिन मोनो फास्फेट. इसमें कितने फास्फेट ग्रुप है, एक है. अगर यहाँ पे ग्वानिन
ऐड होगा बेस के रूप में तो क्या हो जाएगा गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। साइटोसिन है तो साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, थायमिन है तो थायमिडीन मोनोफॉस्फेट, और अगर यहाँ पे यूरेसिल है तो क्या हो जाएगा यूरेडिन मोनोफॉस्फेट। तो यानी कि ये मोनोफॉस्फेट के सिंथेसिस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पे हम डाइफॉस्फेट यहाँ पे मान लीजिए एक फास्फोरिक एसिड और ऐड कर दूंगा, एक फास्फोरिक एसिड यहाँ पे जैसे ऐड करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक माइनस होगा, यहाँ भी एक दो माइनस हो जाएंगे, ठीक है हो गए। अब इसमें कितने फास्फेट हो गए दो, यानी कि दो फास्फेट है। तो अगर इसको कहा जाएगा कि डाइफॉस्फेट किस फॉर्म में आ जाएगा, ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये किस फॉर्म में आ जाएगा डाइफॉस्फेट। और डाइफॉस्फेट अगर यहाँ बेस अगर एडिनिन है तो इसका नाम हो जाएगा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या हो जाएगा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ऐसे ही यहाँ पे तीसरा अगर कोई हम ऐसे अगर बेस आप चेंज करते जाए तो इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बदलता जाएगा। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, साइटिडीन डाइफॉस्फेट, ऐसे पूरा एक स्ट्रक्चर बनता जाएगा। अब ऐसे ही अगर तीसरा मॉलिक्यूल मैं यहाँ ऐड करूँ, क्या ऐड करूँ तीसरा मॉलिक्यूल ऐड करूँ, किसका फास्फोरिक एसिड का, ये फास्फोरिक एसिड का तीसरा मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे अगर देखेंगे कि ये तीन मॉलिक्यूल इसमें फॉस्फेट क्या है तो आप इसको कह सकते हैं कोई भी न्यूक्लियोसाइड के फॉर्म में है या न्यूक्लियोसाइड के फॉर्म में है। अगर इसको अगर वहाँ पे बेस जो है एडिनिन अगर आप माने तो इस पूरे स्ट्रक्चर को कहेंगे एडिनो, कितना क्या होगा एडिनोसिन, और ये कितना होगा 1 2 3 तीन फॉस्फेट है तो क्या हो जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ATP मॉलिक्यूल, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो ATP के सिंथेसिस में किसका प्रिकर्सर की तरह काम करता है, समझना। ये थोड़ा समझना है। मैंने एक डिस्कस और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात किया था कि एक होता है फॉस्फेट, एक होता है फास्फो एस्टर बॉन्ड, ठीक है, एक होता है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड और दूसरा कौन होता है एक होता है एनहाइड्राइड बॉन्ड। क्या होता है एनहाइड्राइड बॉन्ड, ठीक है एनहाइड्राइड बॉन्ड। जो फॉस्फेट बॉन्ड है जो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है वो बनता है फास्फोरस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। ऐसा कोई जो बॉन्ड बने उसको कौन बॉन्ड कहेंगे फास्फो एस्टर बॉन्ड। लेकिन जो एनहाइड्राइड बॉन्ड है वो बनता है फास्फोरस ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में। तो अगर आप ATP के स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो प्रकार के बॉन्ड आपको मिलेंगे। ये है ये फास्फेट है ऑक्सीजन और कार्बन है, यहाँ पे फास्फो एस्टर बॉन्ड है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये दो ऐसे हैं जो फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है। इसीलिए कहा जाता है एनर्जी कैरेंसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो इनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो यहाँ पे लगभग मैक्सिमम कैलोरी की ऊर्जा एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है और वही एनर्जी जो है बायोलॉजिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। ये पॉइंट समझ गए, इसको आते हैं। अब जो आज का जो सेशन है वो है स्ट्रक्चर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड DNA। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वाटसन क्रिक मॉडल, ठीक है, और उसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप बहुत सारे एग्जाम देंगे तो इसमें चल के अगर कोई एंट्रेंस वगैरह देंगे PMP वगैरह में क्वेश्चन देंगे या नेट वगैरह देंगे तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। तो आपको ऐसे पढ़ना है जैसे कि वो हमारे फ्यूचर के लिए है, ठीक है। एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते हुए जाएंगे। तो इसमें हम लोग एक है कि DNA न्यूक्लिक एसिड एंड रियल स्ट्रक्चर में सबसे पहले है वाटसन क्रिक मॉडल। जो डबल स्ट्रैंडेड DNA स्ट्रक्चर described explained by कौन थे वाटसन एंड क्रिक, ठीक है वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा एक पोस्टमस है, यानी कि इसमें ये है कि जैसे कि कोई जैसे आप एक काम कर रहे हैं
कोई भी आप काम करते हैं तो एक लेबोरेटरी प्रोसेस में अब आप देख रहे हैं कि वो डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, जैसे अब मैंने पढ़ा था कि किस प्रकार से उसमें बॉन्डिंग होती है, कैसे उसका हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो अगर एक बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस है तो ठीक है, कुछ लोग ने कर लिया, लेकिन जो उसका एक्सरे डिस्ट्रक्शन है वो अगर जो अगर उसकी स्टडी करने के लिए वो वाटसन क्रिक ने नहीं किया, आपको किताबों में मिलेगा, ग्रेजुएशन लेवल किताबों में मिलेगा, जो डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो वाटसन क्रिक ने दिया, ठीक है। लेकिन ये वाटसन क्रिक ने तो नोबेल प्राइज 1914 के समथिंग में उनको तो मिल तो गया था, लेकिन बाद में जो है जो इसमें इन्वॉल्व लोग थे वो और थे, कुछ फिजिक्स थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन, क्या नाम था? फ्रैंकलिन, और दूसरे का नाम था विल्किंस, क्या नाम था? विल्किंस। तो फ्रैंकलिन और विल्किंस ये दो भौतिकी फिजिसिस्ट थे, और इनको जो है बाद में ये कहा गया कि जब इसकी डिस्कवरी हुई तो बताया गया कि इसका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का जो इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसने दिया और कैसे आया, तो बाद में वाटसन क्रिक जो है उसको एक्सप्लेन करने में जो है नहीं एक्सप्लेन कर पाया, तो बाद में उन्होंने बताया कि एक लोग और थे कि फ्रैंकलिन और विल्किंस से जो हमें इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलोग्राफी करके दिए थे। तो बाद में उस नोबेल प्राइज को जो साइंटिस्ट मर गए थे दो लोग, ठीक है, उनको बाद में उस नोबेल प्राइज को शेयर किया गया, समझ में? तो ये होता है, ऐसा नहीं है कि साइंस के क्षेत्र में किसी नॉलेज या किसी ऐसे इंसान की मृत्यु डेथ नहीं होती है, ऐसे बहुत सारे जनरल है, ऐसे बहुत सारे रिसर्च फील्ड हैं जहाँ पे जो काम कोई और करता है और उसका क्रेडिट कोई और लेता है, लेकिन जो वास्तविक रूप से काम जो करते हैं वो अपने लिए नहीं, वो बल्कि अपने इस मोडो से करते हैं कि हमारा जो कंट्री है या हमारा जो कुछ है वो आगे की ओर आ जाए, प्रोसीड हो। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में तो आपको दोनों पॉइंट ऐड करना है। डीएनए स्ट्रक्चर डिस्क्राइब बाय वाटसन एंड क्रिक मॉडल, या ठीक है, मॉडल एंड फ्रैंकलिन एंड विल्किंस आल्सो क्या किए थे? क्रिस्टलोग्राफी, crystallography. Through the crystallography, they explain the double helical structure. ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंट है। अब ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो किस बेसिस पे होगा, उसमें कैसा कंपोनेंट्स है, कौन कौन से बेसेस हैं, उस बेस की कितनी इंटरेक्शन पावर है, उसका सॉल्युबिलिटी वो क्या है, ठीक है, वो किस बेस से कितना इंटरेक्शन कर रहा है, किस प्रकार के एंगल बना रहे हैं, ठीक है, ये सारे चीज उसमें क्या होता है, डिपेंड करता है। तो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सपोज दैट मैं एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है, ये क्या है, ये एक हेलिक्स हो गया, ये क्या हो गया, एक हेलिक्स हो गया, और एक हेलिक्स में क्या हो गया, 5 प्राइम क्या हो गया, और 5 प्राइम क्यों कहा गया, क्योंकि ये फास्फेट का ऊपर वाला पोर्शन है, जैसे मैंने बताया ऊपर वाला पोर्शन है, वहां पर क्या ऐड है इसका फास्फेट ग्रुप। फिर उसके बाद जब अगर जब एक पूरा ये न्यूक्लियोटाइड पूरा ऐड होते जाते हैं, ऐड होने के बाद ये टॉर्जन होते हैं, क्या होते हैं, टॉर्जन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रेजेंट जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ग्रुप है वो एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, क्वाड हो जाता है। ऐसा नहीं, जब पहले जो सिंथेसिस होती है हमारी लीनियर में, उसी के बगल में जो उसके छूटे हुए फ्री ग्रुप है वो अटैच किए दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को। अच्छा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को अगर मान लीजिए 2 न्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है, अब ये 2 न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है और एक न्यूक्लियोटाइड ये है, अगर इनके भी, ये तो एक लीनियर है, ये भी एक लीनियर है, अगर इसमें दोनों के बीच जो है बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है या कोई भी मॉलिक्यूल से ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और जब अट्रैक्शन होगा तो थोड़ा बहुत तो इसका रोटेशन होगा, ठीक है। इसी रोटेशन की वजह से जो इसका स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का हो जाता है, हेलिकल स्ट्रक्चर हो जाता है। और ये हेलिकल स्ट्रक्चर एक देखिए, अगर ये वाला यहाँ 5 प्राइम है तो इसी का ये क्या हो जाएगा 3 प्राइम, और 3 प्राइम में क्या होगा, OH होगा, आपने देखा होगा। क्यों OH है, अगर OH है तो नेक्स्ट आने वाले न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है, एक साइड पॉइंट करता है, किसके लिए, अटैचमेंट के लिए,
इसी प्रकार ये 5 प्राइम होगा तो ये क्या हो जाएगा 3 प्राइम, और ये इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 5 प्राइम, क्योंकि दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं वो एक ही डायरेक्शन में नहीं जुड़ते हैं, वो कैसे जुड़ते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ते हैं। एक 5 to 3 होगा तो दूसरा 3 to 5। समझ में ये चीज? तो इसमें क्या है, तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड oriented, 2 polynucleotide oriented through opposite क्या हो जाएगा डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन क्या है, एक आएगा 5 to 3 प्राइम तो दूसरा क्या हो जाएगा 3 to 5 प्राइम, ठीक है। ये समझ में, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में जो है, जैसे मान लो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है तो दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होगा, उससे कंप्लीमेंट्री होगा। तो आप कह सकते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या क्रिएट करते हैं, कंप्लीमेंट्री स्ट्रक्चर, ठीक है। कंप्लीमेंट्री स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है तो बेस रैंडमली नहीं जुड़ जाएंगे, ठीक है। एक प्यूरीन तो दूसरा क्या ऐड होगा, पैरापिरीन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक ग्रुप है, यहाँ पे मान लो एडीन है, अगर यहाँ पे एडीन है तो ये किससे अटैच होगा, डाउन से, थायमीन से, और यहाँ पे जो ग्वानिन है तो ये किससे अटैच होगा, साइटोसिन से। ठीक है, कितने बॉन्ड से अटैच होगा, 3 बॉन्ड, और 3 बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा देखते हैं कैसे अटैच होते हैं, उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, किस प्रकार से, क्यों ऐसा है कि वो अटैच होते हैं 3 बॉन्ड से, 4 बॉन्ड से अटैच होते हैं, 2 बॉन्ड से अटैच होते हैं, 4 बॉन्ड क्यों नहीं बना रहे, ये सारे हमारे दिमाग में भी कुछ क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं थोड़ा सा, अब ये वाटसन और क्रिक का ही डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये एक इन्होंने कहा कि दूसरा इन्होंने तीसरा पॉइंट दिया कि जो ग्वानिन है, वाटसन एंड क्रिक ने कहा जो ग्वानिन है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है साइटोसिन से, ठीक है। यानी कि ग्वानिन क्या है, एक पाइरिमिडीन है, और साइटोसिन क्या है, सॉरी ग्वानिन क्या है, प्यूरीन है, और साइटोसिन क्या है, पाइरिमिडीन है। तो उन्होंने कहा कि एक प्यूरीन दूसरे पाइरिमिडीन से जुड़ता है, और एक प्यूरीन मान लीजिए प्यूरीन है तो ग्वानिन जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है साइटोसिन से। कैसे बनाता है वो एक्सपेरिमेंट। अब जो इसमें ये है ग्रुप है, तो मान लीजिए इसका 6 कार्बन नंबर 6 वाला जो पार्ट है, तो 6 वाला मान लीजिए, थोड़ा सा एक साथ में देखो तो आगे समझ में आ जाएगा। इसमें जो इसका 6 है वो किससे, इसके जो साइटोसिन से 4 वाले मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, पहला हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड है जो इसका 1 नंबर है, इसके तीसरे नंबर वाले से बनाएगा, और इसका जो तीसरा नंबर का जो ग्रुप है इसके दूसरा है जो दूसरे नंबर से बॉन्ड बनाएगा, समझा। तीनों चीज समझ में, कितने बॉन्ड हो गए, 1, 2 और 3, ये 3 समझ में आ गए। अब इन तीनों स्ट्रक्चर में देखेंगे ये कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो इसमें प्रेजेंट है। तो एक साइड स्ट्रक्चर बताइए, इसका साइटोसिन का स्ट्रक्चर कैसा है। एक हम लोग साइटोसिन बनाते हैं, साइटोसिन है, ठीक है। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। क्यू पे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को पूरा अरेंज करते हैं, 4
O4 पे क्या कर दें, NH3 ग्रुप अटैच कर दें, और जहां जहां प्योर नंबर है वहां पे क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, सॉरी इसको ऐसे एक जनरल स्ट्रक्चर आप देखो। फिर उसके बाद ये क्या है, साइटोसिन है, ठीक है, साइटोसिन है। अब ये साइटोसिन की वजह से दूसरा क्या बनाते हैं हम, क्या है, ग्वानिन, ठीक है। तो ग्वानिन में स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये है ग्वानिन, ठीक है। ऐसे कुछ इसका स्ट्रक्चर का कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है। इसको इस स्ट्रक्चर को मैंने सीधे की बजाय क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब यहाँ पे जो 6, अगर आपने देखा होगा तो उसमें पढ़ाया था मैंने कि यहाँ पे जो 6 है, यहाँ पे 6 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 क्या आ जाएगा, एमिनो ग्रुप है, ठीक है। अगर आप इसमें ग्वानिन में एक स्ट्रक्चर देखें तो ग्वानिन है, अगर ये एडेनिन होता तो ये एमिनो ग्रुप कहाँ होता, 6 पे, उसका नाम है 6 एमिनो प्यूरिन, इसका नाम है 2 एमिनो 6 ऑक्सीप्यूरिन, ठीक है। ये है ग्वानिन। अब यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर में क्या अटैच है, नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या अटैच है, नाइट्रोजन, ठीक है। 9 पे क्या है, नाइट्रोजन, और इसकी वजह से थोड़ा ध्यान करके इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, थोड़ा इसमें देखो कि कैसे ये बॉन्ड का फॉर्मेशन, 3 बॉन्ड कैसे बनता है। तो यहाँ पे अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये साइटोसिन का एक स्ट्रक्चर है, जनरल स्ट्रक्चर में बता रहा हूं। उसके बाद ये जो एमिनो ग्रुप है, इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक मान लीजिए ऐसे करते हैं और एक ऐसे करते हैं, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे जो इसका NH2 ग्रुप है, इसको हम ऐसे करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें भी इसके साथ भी NH जुड़ा होगा, ठीक है। जो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसका ये जो हाइड्रोजन है, इसके ऑक्सीजन से इंडक्शन करता है, और इंडक्शन करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, समझा। इसी प्रकार ये है, ये नाइट्रोजन इसके हाइड्रोजन से करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इस प्रकार ये ऑक्सीजन इससे क्या करता है, रिएक्शन करता है, क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इस प्रकार इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, 1 2 और 3, तीनों दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ग्वानिन और साइटोसिन कौन कौन से नंबर के जो मॉलिक्यूल्स है, जो एलिमेंट्स है, वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसका 2 वाला, इसका 2 वाला, इसके 2 वाले से बॉन्ड बना रहा है, एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसका नाइट्रोजन बॉन्ड वाला इसके 3 वाले से बॉन्ड कर रहा है, 2 है। इसकी 6 पोजीशन वाला इसके 4 वाले से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इस प्रकार ये हो रहा है। इसका मतलब जो वॉटसन और स्ट्रिंग ने जो मॉडल डिस्क्राइब किया, तो उन्होंने कहा कि ग्वानिन फॉर्म द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विद साइटोसिन, ठीक, और ये उसका स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि एडेनिन जो है, एडेनिन डबल बॉन्ड बनाता है किससे, थायमिन से। एडेनिन डबल बॉन्ड बनाता है किससे, थायमिन से। उसको भी थोड़ा देखो, चलो इसको हम एडेनिन और थायमिन में चेंज करते हैं, ऐसे ही है, ठीक। ये तो एक, इसको कर देते हैं हम एडेनिन, और इसको कर देते हैं थायमिन, मान के चलते हैं ये थायमिन, ठीक। और थायमिन का जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप बताएं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, 5 प्राइम में क्या होगा, मिथाइल ग्रुप होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ये है, ये क्या है, ये एडेनिन है। तो एडेनिन के 6 पोजीशन पे क्या था, एमिनो, तभी उसका नाम था 6 एमिनो प्यूरिन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2, ठीक है। और यहाँ पे ये है, अब यहाँ पे ये देखो, इसका जो ऑक्सीजन है, इसके जो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन है, इसके बीच में बॉन्ड बनता है, ठीक है।
तो ये वैसे ही स्ट्रक्चर इसका बना दीजिए, ये H है और ये है H, इसके बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, एक हो गया। और इस प्रकार यहाँ पे बनेगा, इसका जो नाइट्रोजन है, इसके नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, ये दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड ये। तो कितने हो गए, एक हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये थायमीन है और ये है सिस्टीन। किसके किसके बीच में बनता है, किस किस पोजीशन में बनता है, तो आप बताएंगे कि 3 और 1 और 3 के बीच में और 6 और 4 के बीच में। तो यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट है जो एडेनिन का है जो 6 पोजीशन है, अगर एडेनिन का 6 पोजीशन वाला मॉलिक्यूल जो है इसके साथ थायमीन के किसके, थायमीन के 4 वाले के साथ ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है, और यहाँ पे एडेनिन का 1 कार्बन नंबर वाला किसके साथ ऐड हो रहा है, 3 के साथ ऐड हो रहा है। इसका एडेनिन का 1 इससे किसके साथ ऐड हो रहा है, ये है एक सिंपल सा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये भी समझ में कुछ समझ में, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अच्छा, इसी में एक पॉइंट और है, इसमें एक पॉइंट क्या है, जैसे मान लीजिए ये जब डबल बॉन्ड ये जब बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं यहाँ इसके बीच में, तो यहाँ पे देखिए ये है 7 वाला ग्रुप, क्या है 7। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 से क्या होता है, शुगर, नाइट्रोजन 1 से क्या जुड़ेगा, शुगर जुड़ेगी 1 वाले पोजीशन से। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा इसके बीच में, ये बेस है और ये शुगर है, 1 पोजीशन से जुड़ा हुआ है इसके एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। इसी तरह यहाँ से ये यूरिक वाले 9 पोजीशन से जुड़ता है, किससे जुड़ता है, शुगर है। तो इस शुगर के बीच में और ये शुगर, ये दोनों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और अगर आप देखें तो जब ये एक दूसरे से जब जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद इसमें जो एंगल होता है, इंटरेक्शन ऑफ एंगल, वो क्या होता है, कन्फर्मेशन चेंज करता है, और उस कन्फर्मेशन के बाद जो है इसमें 2 प्रकार के ग्रुप जैसे कहते हैं खांचा टाइप का क्रोस यानी ग्रुप बनते हैं, जिसको एक बोलते हैं मेजर ग्रुप और दूसरे बोलते हैं माइनर ग्रुप। तो मेजर ग्रुप होता है यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस होता है, ये माइनर ग्रुप में छोटा होता है, और मेजर ग्रुप में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। और इसको कैसे हम लोग काउंट करते हैं, यहाँ पे जो 7 पोजीशन पे नाइट्रोजन है, अगर आप देखो यहाँ शुगर में कार्बन नंबर 1 1 है, इस शुगर वाले से इस स्ट्रक्चर की पूरे अगर बात करें यहाँ तक, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग है, ये पूरा लॉन्ग ग्रुप बना रहा है कि नहीं बना रहा। इस कार्बन को ध्यान दीजिए, कार्बन नंबर इसका 1 प्राइम, और इससे इस पोजीशन से आप देखिए यहाँ से यहाँ पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये पूरा लॉन्ग यानी कि ये सर्किल है, ये पूरा सर्किल कितना कवर कर रहा है, लगभग 1/3 कवर कर रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ ये देखें ये क्या कर रहा है, तो यहाँ पे इसका नाइट्रोजन यूरिन सिल्वर 3 पोजीशन वाले साइड वाला जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है माइनर ग्रुप, क्या बनता है, माइनर ग्रुप। और इसके ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन बनाता है, मेजर, ठीक है, मेजर ग्रुप, ठीक है। इसे समझा कुछ। अब दूसरा उन्होंने कहा कि जो इसके बीच में जब ये एंगल बनाता है, जब सेल उसका रोटेट होता है, तो ये जब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर बनाता है तो इसका जो डायमीटर होता है, क्या होता है, जो डायमीटर क्या होता है, मतलब जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर, तो इसके यहाँ का जो लेंथ होगा इसके बीच का कोई सूत्र आ जाएगा डायमीटर, है ना। डायमीटर हाफ कर देंगे तो रेडियस हो जाएगा, पूरा कर देंगे तो सर्कल हो जाएगा, समझे। तो ये जो इसका डायमीटर है, डायमीटर इसका जो उन्होंने बताया वो था 20 एंगस्ट्रॉम, इसको नोट करिए। इसका जो डायमीटर है इसको नोट करिए, जो इसका डायमीटर है कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम है। और अगर आप इस एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलें तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, कितना होता है
-9। ठीक है, तो कोई भी यूनिट में भी कोई क्वेश्चन आता है कि कितना क्या बन रहा है, तो आप उसको यूनिट कन्वर्ट करके उसको चेंज कर सकते हैं। अगर नैनोमीटर में पूछ रहा है तो आप नैनोमीटर में लेंथ बता सकते हैं, एंगस्ट्रॉम पूछ रहा है तो एंगस्ट्रॉम में बता सकते हैं। ठीक है, अब ये जो एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए कि ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ से, तो एक पॉइंट उन्होंने ये ऐड किया कि इसका डायमीटर होता है वो इतने एंगस्ट्रॉम का होता है। यहाँ से जब ये एक बार इसमें कितना घूमा 180 डिग्री, आप ध्यान से देखना है, यहाँ से उसको मत देखो ऊपर वाला, यहाँ से एक यहाँ से ऐड हो रहा है, मान लीजिए 0 डिग्री है, 0 से पूरा आ करके ये यहाँ तक घूमा तो कितना हो जाएगा, जैसे मान लो कि यहाँ भी ये है ऐसा है, और यहाँ से 0 से उतर के अगर ये इतना रोटेट हुआ तो कितना डिग्री हुआ 180 हुआ, और फिर यही आकर के यहाँ तक पूरा ऐड हो जाएगा, फिर 180, टोटल कितना हो गया 360 डिग्री हो गया ना, 360 डिग्री। अब ये तीनों 360 180 डिग्री ये रोटेट हो रहा है और 180 डिग्री ये रोटेट हो रहा है, यानी कि टोटल अगर एक पूरे 360 डिग्री का हेलिक्स की अगर हम बात करें, एक हेलिक्स पिच की बात करें, उसको जो 360 डिग्री जो हेलिक्स से जो घूमता है उसको हम लोग बोलते हैं हेलिक्स पिच। क्या बोलते हैं? हेलिक्स पिच। हेलिक्स पिच। और इस हेलिक्स पिच का जो वैल्यू है वो है ये डबल स्टैंडर्ड BDNA के केस में है, BDNA की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि DNA और भी टाइप्स के हैं, जैसे ADNA, BDNA, CDNA, ZDNA, ठीक है, बहुत सारे टाइप के DNA। तो ये हेलिक्स इसका जो वैल्यू हुआ है 33.2 क्या हो जाएगा एंगस्ट्रॉम, 33.2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब अगर इस एंगस्ट्रॉम को अब इसके बीच में कितने बेस पेयर है 10, यहाँ पे 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5 6 7 8 9 और 10। अब ये 10 का जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस है यानी हेलिक्स पिच का ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 33.2 एंगस्ट्रॉम। अगर ये 33.2 है, इसके बीच में बेस पेयर कितने हैं, कितने बेस हैं 10 बेस पेयर है, ऐसे लिखूंगा 10 बेस पेयर है। और अगर दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस आप निकालें तो कितना हो जाएगा 3 पॉइंट, आप इसको निकालें यहाँ से, जैसे मान लिया 3.2 है और इसमें 10 का भाग तो कितना हो जाएगी 3.32 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यानी कि इसके दो के बीच का जो डिस्टेंस है, दो राइज पर टन जो है इसको बोलते हैं राइज पर टन बेस। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है दो के बीच में कितना है 3.32। समझ आएगा? दूसरा जो इसका जो स्ट्रक्चर है, ये सुपर कॉइल जो होता है, एक है वो इलेक्ट्रोनिकली राइट हैंडेड होता है। कैसा है? इलेक्ट्रोनिक राइट हैंडेड। इलेक्ट्रोनिक का मतलब ये है, सुपर कॉइल का मतलब पहले समझो। सुपर कॉइल का मतलब होता है जैसे कोई कॉइल है, ठीक है, कॉइल ऑफ कॉइल, इसको बोलते। जैसे मान लो कोई की तार है, जितना उसका एंगल है वो उससे अगर राइट हैंडेड उसको मोड़ दिया जाए उसमें स्ट्रेंथ पैदा हो जाएगा, मतलब कि तनाव, ठीक है, टेंशन पैदा होगा। अगर उसको लेफ्ट हैंडेड घुमा दे तो भी इसको टेंशन पैदा होगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई चीज है, मान लीजिए कि एक सर्कल है, अब ये रिलैक्स स्टेट में है, अगर हम इसको राइट हैंडेड घुमा दें, ठीक है, तो वो थोड़ा सोचो, ये भी तार है, ठीक है, ये भी थोड़ा इतना घूमी हुई है, ठीक है, अभी मान लो ऐसे, अभी तो सीधा है, अगर मैं इसको क्या करा दूं, ऐसे घुमा दूं, तो अगर इसको मैं ऐसे घुमा दूं तो फ्री होने की सोचेगा ना। मान लो इसको ज्यादा घुमा दो, थोड़ा सा इसको रोटेट कर दो ऐसे,
3-4 बार कर दो। जब इसकी कॉइलिंग हो रही है, ये मान लो ये लेफ्ट हैंडेड हो रही है ना, तो ये क्या हो गया, टेंशन स्टेट में हो गई, और इसको छोड़ोगे तो ये फिर क्या हो जाएगी, घूमना शुरू कर देगी। अगर मान लो ऐसी है, इसको हम राइट हैंडेड घुमा दें, क्या घुमा दें, राइट हैंडेड, तो ये राइट हैंडेड में भी क्या हो जाएगा, टेंशन पैदा होगा इसको, यानी कि फिर ये किस स्टेट में आना शुरू होगी, रिलैक्स स्टेट में। यानी कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसमें कॉइलिंग होती है, और उस कॉइलिंग को बोलते हैं सुपर कॉइलिंग। और सुपर कॉइलिंग किस प्रकार की होती है, 2 टाइप की होती है, उसको बोलते हैं एक प्लेक्टोनोमिक और एक होता है सोलेनॉइड। ठीक है, एक सोलेनॉइड आप जब क्रोमोसोम वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें मैं सोलेनॉइड मॉडल की चर्चा करूंगा, ये काफी मॉडल है। ठीक है, गिब्स मॉडल, सोलेनॉइड मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे जो सुपर कॉइलिंग होती है तो 2 प्रकार की होती है। पहले मेन चीज हम सुपर कॉइल, एक होता है कोई मॉलिक्यूल 2 टाइप का होता है, एक है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, क्या है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, ठीक है, और दूसरा है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। क्या है दूसरा, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। ठीक, एक पॉजिटिव हो गया और दूसरा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। जब कोई मॉलिक्यूल पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग करता है, मान लीजिए कि ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, अभी मान लो कि ये 2 है, डबल स्ट्रैंडेड है, जो डीएनए का एक स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो वो राइट हैंडेड हेलिक्स में होता है। किस हेलिक्स में होता है, राइट हैंडेड, और ये राइट हैंडेड में मान लो कि ऐसे कोई हेलिक्स है। ठीक है, अब इसमें अगर पॉजिटिव सुपर कॉइल हो गया तो इसमें जो हेलिक्स टर्न है, क्या है, हेलिक्स टर्न का फॉर्म है, एक हेलिक्स ये है, इसका यहाँ से घुमा हुआ है, ये इसको बोलते हैं, ये हेलिक्स का एक टर्न, फिर दूसरा क्या हुआ, 3 टर्न, और अगर ये जो यहाँ से जाकर कैसे मुड़ जा रहा है, इसको टर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्न, हेलिक्स टर्न। तो ये जो हेलिक्स टर्न है, अगर पॉजिटिव सुपर कॉइल होगा तो हेलिक्स टर्न क्या हो जाते हैं, बढ़ते हैं। क्या होते हैं, बढ़ते हैं। अगर एक लेफ्ट हैंडेड डीएनए की बात करें तो उसमें एक हेलिक्स टर्न में मैंने बताया था, लेफ्ट हैंडेड डीएनए में एक हेलिक्स टर्न में जो है, एक हेलिक्स टर्न में कितना होता है, 33.2 एंगस्ट्रॉम का जो डिस्टेंस है, और इसमें कह सकते हैं 33.4 बेस पेयर उसमें प्रयोग होता है। ठीक है, 33.2 एंगस्ट्रॉम का इससे डिस्टेंस है, और इसमें जो बेस पेयर है वो है 10.4 बेस पेयर। कितने हैं, 10.4 बेस पेयर। मान लीजिए कि यहाँ और यहाँ के बीच में जितना है, ये इसका जो इसमें कितने बेस पेयर हैं, 10.4 बेस पेयर काउंट किया जाता है। और इस 10.4 बेस पेयर में अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अभी 2 कॉइलिंग इतना है, अगर एक टर्न की कोई और घुमा दिया जाए तो टर्न तो बढ़ गया, समझाएंगे, टर्न क्या हो गया, बढ़ गया। अभी यहाँ पे टर्न कितना है, 1 और 2 टर्न है, और इसको थोड़ा और घुमा दें तो क्या हो जाएगा, 3 टर्न हो जाएगा, और ज्यादा घुमा दें तो कितने टर्न हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और ये 4 टर्न हो जाएंगे तो इसका क्या बेस पेयर कम नहीं हो जाएंगे। अगर एक टर्न की बात करें तो अभी मान लीजिए कि 2 टर्न के बीच में, इस टर्न के बीच में 10.4 का है, इसके बीच में टर्न और घुमा दे तो बेस पेयर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जब पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होती है तो उसमें हेलिक्स टर्न क्या हो जाता है, बढ़ता है, और जो नंबर ऑफ बेस पेयर है वो क्या हो जाते हैं, घटते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बेस पेयर घटेंगे, अगर टर्न बढ़ेगा तो नंबर ऑफ बेस पेयर क्या होगा, घटेगा। और ऐसे जो होता है उसको बोलते हैं ओवरलोड स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी इसमें ओवरलोडिंग होगी, और ओवरलोडिंग होगी तो कैसा होगा, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होगा। अब ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है और राइट हैंडेड भी हो सकता है। इस प्रकार नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में जो हेलिक्स टर्न है, क्या है, जो हेलिक्स टर्न है वो क्या हो जाता है, घटता है, और जो बेस पेयर है वो क्या होगा, भाई मान लीजिए कि इसके बीच में एक हेलिक्स है और इसको आप खोल दो तो क्या हो जाएगा, बेस पेयर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बेस पेयर क्या हो जाएगा, जब हेलिक्स टर्न घटेगा
देखिए आप अभी एक ग्रेजुएशन का आपका जो लेवल है जो अभी बहुत ही क्या है वीक है, क्योंकि आपने कभी पढ़ा नहीं, और जब पढ़ा नहीं ना कोई ऐसा पढ़ाया, तो आपके दिमाग में केवल वही थियोरिटिकल चीज़ें हैं, क्योंकि आपने वैसा कुछ पढ़ा है नहीं है। तो चीज़ों को धीरे धीरे जो है सीखना पड़ता है और धीरे धीरे समझना पड़ता है। अगर हम कोई बायोकेमिकल प्रोसेस की बात करते हैं तो हमें बहुत चीज़ें नहीं समझ आती, लेकिन वही जब हम धीरे धीरे ट्राई करते हैं तो वो चीज़ें हमें क्या हो जाती हैं, पता हो जाता है कि आखिर इसमें ये, क्योंकि जब हम कोई नई शुरुआत करते हैं तो हमको वो हर चीज़ नया लगता है। जब वो धीरे धीरे उसमें चलना शुरू कर देते हैं तो क्या जाती है, वो समझ में आ जाती है ये तो ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं कर रही होंगी कि ये चीज़ है क्या, क्योंकि आपने इसको पढ़ा नहीं है और ना किसी ने ऐसे पढ़ा है। ठीक है, तो धीरे धीरे आप उस चीज़ को समझिए, उसको अंडरस्टैंड करिए और समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू।